Good morning, students. Today we study characteristics of the catalyst. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कैटालिस्ट की टाइप्स बताई, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस, और उनकी थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था. टुडे वी स्टडी characteristics of solid catalyst. Characteristics of solid catalyst. Solid catalyst की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? सबसे पहले हमारे पास आता है एक्टिविटी. जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि जो हमारा पॉजिटिव कैटालिस्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? इंक्रीज करता है. यानी पॉजिटिव कैटालिस्ट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. यानी एक कैटालिस्ट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन अप टू 10 की पावर 10 टाइम्स without undergoing any chemical change. जो बच्चों हमारे पास एक्टिविटी है, कैटालिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को 10 की पावर 10 टाइम्स क्या करता है? इंक्रीज करता है. यानी कोई भी कैटालिस्ट होता है वो 10 की पावर 10 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है? इंक्रीज. सेकंड हमारा सिलेक्टिविटी होता है. सिलेक्टिविटी में क्या है? डिफरेंट रिएक्शंस के लिए हमारे पास डिफरेंट कैटालिस्ट है. जैसे हमारे पास ये है ब्यूटोआइन, दैट इज ब्यूटोआइन. इसका जब हम रिडक्शन करेंगे PDBaSO4, इसको हम लिंडलर्स कैटालिस्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लिंडलर्स कैटालिस्ट. इसकी प्रेजेंस में रिडक्शन होता है तो हमें सिस ब्यूटीन का फॉर्मेशन होता है. किसका फॉर्मेशन होता है? सिस 2 ब्यूटीन. हमें यहाँ पर सिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. किसका फॉर्मेशन होगा? सिस प्रोडक्ट. ये दोनों ग्रुप आपके पास सेम साइड में है तो ये क्या होता है? सिस ब्यूटू. अगर हम इसका रिडक्शन हम सोडियम और लिक्विड अमोनिया से करते हैं. सोडियम लिक्विड अमोनिया किसकी रिएजेंट है? बर्च रिडक्शन की. किसकी रिएजेंट है? बर्च रिडक्शन. तो हमें यहाँ पर जो ब्यूटीन मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है? ट्रांस फॉर्म में मिलता है. किस में मिलता है? हमें ट्रांस फॉर्म में, यानी ट्रांस ब्यूटोइन. क्लियर? इसका मतलब सिलेक्टिविटी है कि हम एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक कैटालिस्ट की क्या होती है? रिक्वायरमेंट. हमारे पास देखें ये ब्यूटोआइन, हमारा रिएक्टेंट सेम है. रिएक्टेंट क्या है? सेम, बट प्रोडक्ट्स आर द डिफरेंट. रिएक्टेंट हमारा ब्यूटोआइन है. अगर हमने PDBaSO4 लिया तो हमें सिस प्रोडक्ट मिला. सोडियम लिक्विड अमोनिया लिया तो हमें क्या मिला? ट्रांस प्रोडक्ट. इट मींस हमारे पास अगर कैटालिस्ट चेंज होगा तो उसका जो प्रोडक्ट वो भी क्या होता है? चेंज होता है. जैसे कि एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको. CO+H2, CO+H2 एक बार कॉपर के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा. अगर बच्चे कॉपर के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो यहाँ से फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है. किसका फॉर्मेशन होता है? HCHO, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड. अगर ये किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करता है? कॉपर के प्रेजेंस में, तो फॉर्मल्डिहाइड. अगर ये निकल के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो हमें मीथेन गैस का फॉर्मेशन होता है. किसका फॉर्मेशन होता है? वी गेट द मीथेन गैस. किसका फॉर्मेशन होगा? मीथेन गैस. अगर इसी का फॉर्मेशन हमारा जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है. किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करता है? जिंक ऑक्साइड से Cr2O3. यहाँ पर मीथेनॉल का फॉर्मेशन होगा. किसका फॉर्मेशन होगा? मीथेनॉल. और यहाँ पर क्या बना था आपके पास? मीथेन. तो ध्यान से देखिए, एक बार देखिए. यहाँ CO+H2 रिएक्टेंट हमारा सेम है. देखिए रिएक्टेंट हमारे पास क्या है? सेम है, CO+H2. अगर कॉपर एक्ट एज कैटालिस्ट सो फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड. If nickel acts as catalyst, so methane is formed.
If zinc oxide and chromium trioxide act as catalyst, so methanol also formed. इसका मतलब रिएक्टेंट हमारे पास सेम है, रिएक्टेंट क्या हमारे पास सेम। अगर हम कैटालिस्ट को चेंज करते हैं, किसको चेंज करते हैं, कैटालिस्ट को, तो हमारा प्रोडक्ट भी क्या होता है, चेंज होता है। क्लियर। तो एक्टिविटी में क्या था, जो कैटालिस्ट वो रेट ऑफ रिएक्शन को 10 के पावर 10 टाइम्स इंक्रीज करता है। सिलेक्टिविटी में डिफरेंट रिएक्शंस के लिए हमारे पास एक डिफरेंट कैटालिस्ट होता है। आप देखिए हमारे पास जैसे ब्यूटवाइन था, PDBSO4 था तो सिस प्रोडक्ट बना, बर्च रिडक्शन सोडियम लिक्विड अमोनिया तो ट्रांस प्रोडक्ट बना, CO+H2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, रिएक्टेंट हमारा फिक्स है। कॉपर है तो फॉर्मल्डिहाइड है, निकल है तो मीथेन है, और जिंक ऑक्साइड Cr2 है तो CH3OH है। इट मीन्स हमारे जो प्रोडक्ट वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, इसमें कैटालिस्ट पे डिपेंड कर रहे हैं। क्लियर बच्चों, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, जिसके बाद आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। एक हमारे पास है स्पेसिफिसिटी, एक प्रॉपर्टी जो है आपके पास स्पेसिफिसिटी, छोटी सी प्रॉपर्टी यही बता देता हूँ। देखिए जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है स्पेसिफिसिटी। थर्ड हमारे पास क्या है, स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी क्या होता है, एक स्पेसिफिक रिएक्शन एक स्पेसिफिक कैटालिस्ट रखती है, यानी स्पेसिफिक रिएक्शन हैज ए स्पेसिफिक कैटालिस्ट। मतलब एक कैटालिस्ट एक रिएक्शन को कैटलाइज करता है तो वही कैटालिस्ट सेकंड रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर सकता है। यानी एक कैटालिस्ट कैन यूज्ड ए स्पेसिफिक रिएक्शन, दैट कैटालिस्ट cannot catalyze an other reaction। वही कैटालिस्ट कहता है दूसरी रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करता है। एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए बच्चों हमारे पास एक स्पेसिफिक क्या होता है, कैटालिस्ट। वो कैटालिस्ट सेकंड रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करेगा। क्लियर। इसके बाद बच्चों हमारे पास एक जियोलाइट का टॉपिक आता है। जियोलाइट छोटा सा टॉपिक है, मैक्सिमम 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें 2-3 पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। व्हाट आर द जियोलाइट्स। जियोलाइट्स क्या होते हैं बच्चों, जो हमारे सेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट उनको क्या बोलते हैं, जियोलाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जियोलाइट्स। यानी व्हाट आर द जियोलाइट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जियोलाइट्स। बच्चों जियोलाइट्स क्या होते हैं, देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट, जियोलाइट्स आर सेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट। जियोलाइट्स क्या होते हैं बच्चों, सेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट होते हैं। जियोलाइट्स आर सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिनियम। जियोलाइट्स क्या होते हैं, सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिनियम। क्लियर। जियोलाइट्स आर यूज्ड फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। Zeolites work on shape and size of substrate। जियोलाइट्स क्या होते हैं, जो शेप और साइज ऑफ सबस्ट्रेट्स पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं बच्चों। द मोस्ट इंपोर्टेंट जियोलाइट इज द मोस्ट important zeolite is ZSM5, which is used to convert alcohol
into हाइड्रोकार्बन्स और गैसोलिन्स। जैसे हमारे पास ये अल्कोहल है, इस अल्कोहल को हम हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं, गैसोलिन में कन्वर्ट करते हैं। तो इस अल्कोहल को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ZSM5 जियोलाइट की रिक्वायरमेंट होगी। जियोलाइट्स आर फाउंड इन नेचर as well as synthesized in laboratory। जो जियोलाइट्स होते हैं वो हमारे नेचुरल भी होते हैं, नेचर में मिलते हैं, और हम लेबोरेटरी में उनको सिंथेसाइज भी करते हैं। क्लियर? देखिए बच्चों, जियोलाइट के बारे में दोबारा से डिस्क्राइब करता हूँ। जियोलाइट्स क्या होते हैं? ये हमारे 5 या 6 मेन पॉइंट्स हो गए, इतने सब्सटेंट हैं। जियोलाइट्स हमारा फर्स्ट पॉइंट है सेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट। कई बार सिंगल मार्क में क्वेश्चन आता है, विच आर नोन एज द सेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट। सेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट के रूप में हम किसको जानते हैं? तो सेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट क्या होते हैं? जियोलाइट्स। इन जियोलाइट्स आर द सेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट। जियोलाइट्स आर सिलिकेट ऑफ एल्यूमिनियम। जियोलाइट्स हमारे क्या होते हैं? एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं। जियोलाइट्स आर यूज्ड फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। जो जियोलाइट्स होते हैं वो क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन में यूज किए जाते हैं इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। जियोलाइट्स वर्क ऑन शेप एंड साइज ऑफ सबस्ट्रेट। ये किसी भी सबस्ट्रेट की शेप और साइज पे वर्क करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट जियोलाइट है बच्चों वो क्या होता है? ZSM5। क्या होता है? ZSM5। और ZSM5 किस वर्क आता है? ये अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है? हाइड्रोकार्बन में। जियोलाइट्स हमें नेचर में मिलते हैं। और सेकेंडली हमारे पास जियोलाइट्स क्या होते हैं बच्चों? नेचर के साथ साथ हमारे जो जियोलाइट्स है उनको हम लेबोरेटरी के अंदर भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, यानी ये आर्टिफिशियली भी मेड है। क्लियर? तो जियोलाइट्स का कंप्लीट है भी आपका। जियोलाइट्स क्या होते हैं? सेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट। ये एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं। जियोलाइट्स क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। जियोलाइट्स वर्क ऑन शेप एंड साइज ऑफ सबस्ट्रेट। जो सबसे इंपॉर्टेंट जियोलाइट वो क्या? ZSM5। और उसका किस में यूज किया जाता है बच्चों? ZSM5 का, यानी वो अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है? गैसोलीन में, यानी हाइड्रोकार्बन में। और जियोलाइट्स आर सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। इसके जस्ट बाद बच्चों हमारे पास एंजाइम का टॉपिक है। हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ सरफेस केमिस्ट्री दैट इज एंजाइम। हमारे पास जो सरफेस केमिस्ट्री हमने कंप्लीट यूनिट को स्टडी कर चुके हैं। इसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो एंजाइम का बचा हुआ है। देखिए बच्चों, जिस टाइप से हमने कैटालिस्ट को स्टडी किया था, कैटालिस्ट ही एंजाइम होते हैं। बस डिफरेंस क्या है भी आपका? कैटालिस्ट केमिकल रिएक्शन के लिए होते हैं और जो बायोलॉजिकल रिएक्शन हमारे पास बायोकेमिस्ट्री में जो यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंजाइम बोलते हैं। तो एंजाइम क्या होता है? हमारे जो बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। व्हाट आर एंजाइम? व्हाट आर एंजाइम? एंजाइम क्या होते हैं बच्चों? यानी those substance which are used to catalyze biological reaction, यानी they are used in the बायोकेमिस्ट्री। ये किस में यूज किए जाते हैं? बायोकेमिस्ट्री। जितने भी हमारे बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए जो सब्सटेंस यूज किए जाते हैं वो क्या मानते जाते हैं? एंजाइम। द ग्लोबुलर प्रोटीन्स एक्ट एज एंजाइम। Their molecular mass is 15,000 to 1 lakh। क्लियर? इसका मतलब एंजाइम क्या बताया कि हमने? जो सब्सटेंस बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, विच आर नोन एज द एंजाइम्स।
दे आर यूज्ड इन द बायोकेमिस्ट्री। द ग्लोबुलर प्रोटीन्स, दो ग्लोबुलर प्रोटीन्स एक्ट एज एंजाइम्स। कई बार क्वेश्चन आता है, यहां से सिंगल मार्क में क्वेश्चन आता है, विच टाइप ऑफ प्रोटीन एक्ट एज द कैटालिस्ट, विच टाइप ऑफ प्रोटीन एक्ट एज कैटालिस्ट। सो ग्लोबुलर प्रोटीन्स एक्ट एज द कैटालिस्ट। विच प्रोटीन्स एक्ट एज कैटालिस्ट, ग्लोबुलर प्रोटीन्स एक्ट एज द कैटालिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, एंजाइम के हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है। अब बच्चों सबसे पहले वो प्रॉपर्टीज हमारे पास है, सबसे पहले स्पेसिफिसिटी। क्या है? स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिक रिएक्शन एज स्पेसिफिक एंजाइम, स्पेसिफिक रिएक्शन हैज ए स्पेसिफिक एंजाइम। कोई भी स्पेसिफिक रिएक्शन है उसके लिए स्पेसिफिक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे सपोज करो C12H22O11, इसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस, दैट इज सुक्रोज। क्लियर? अगर हम इसी केस में आपके पास सपोज कीजिए हम माल्टोस लेते हैं C12H22O11, इसमें इस एग्जाम्पल की बजाय बच्चों हम ये ज्यादा बेस्ट रहेगा स्पेसिफिसिटी के अंदर। जैसे हमारे पास यूरिया ले लीजिए आप, NH2CONH2, पहले इसका एग्जाम्पल लेते हैं। यूरिया का हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे। एक हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड यूरिया, आपके पास क्या हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड यूरिया, इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे। यह यूरिया का हाइड्रोलाइसिस यूरेज की प्रेजेंस में होता है। किसकी प्रेजेंस में होता है? यूरेज की प्रेजेंस में। देखिए बच्चों ये हमारे पास यूरिया है, NH2CONH2, दैट इज अवर यूरिया। ये हमारे पास क्या है? यूरिया है। लेकिन ये हमारे पास क्या है? यहां हमने CH3 कर दिया बच्चों। ये हमने क्या कर दिया? CH3। इसका हमने भी क्या हो गया? सब्स्टिट्यूटेड यूरिया। तो बच्चों देखिए जब हम यूरिया का हाइड्रोलाइसिस करेंगे यूरेज की प्रेजेंस में, तो यूरिया का हाइड्रोलाइसिस तो यूरिया है इसके प्रेजेंस में हो जाता है, और इसकी प्रेजेंस यूरिया का हाइड्रोलाइसिस क्या होगा? 2NH3 प्लस में CO2। लेकिन ये यूरेज इस सब्स्टिट्यूटेड यूरिया को रिएक्ट नहीं कर सकता है, इसको हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकता है। यहाँ पर नो रिएक्शन आएगी, मतलब ये इसको कैटलाइज नहीं करेगा। क्लियर? यानी यूरेज जो हमारा एंजाइम है वो यूरिया को तो हाइड्रोलाइसिस कर सकता है, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड यूरिया को हाइड्रोलाइसिस नहीं करेगा। क्लियर? ये इसकी क्या होती है? स्पेसिफिसिटी होती है। क्या होती है? स्पेसिफिसिटी मीन्स हमारे किसी भी स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम की क्या होती है? रिक्वायरमेंट। ए स्पेसिफिक रिएक्शन है जो स्पेसिफिक एंजाइम। अगर यूरिया है इसका हाइड्रोलाइसिस हम यूरेज के प्रेजेंस में करते हैं। जो हमारा सब्स्टिट्यूटेड यूरिया है उसका हम हाइड्रोलाइसिस यूरेज के प्रेजेंस में नहीं कर सकते हैं। चलो इसको और एग्जाम्पल लेते हैं। आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, ताकि आपको रिटर्न करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। स्पेसिफिसिटी का और एग्जांपल देता हूं बच्चों में। नेक्स्ट बहुत सिंपल सा टॉपिक है बच्चों, थ्योरेटिकल टॉपिक एंजाइम, एक बार पढ़ने की रिक्वायरमेंट उसी में हो जाएगा आपका बच्चों। स्पेसिफिसिटी के हम और एग्जांपल लेके चलते हैं। एक हमने एग्जांपल यूरिया का लिया है, स्पेसिफिसिटी कर रहे हैं। स्पेसिफिसिटी अगर हमारे पास C12H22O11 दैट इज सुक्रोज। क्या हमारे पास? सुक्रोज। इसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिड की प्रेजेंस में। अगर सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस हमारा इनवर्टेज के प्रेजेंस में होता है, किस प्रेजेंस में होता है? इनवर्टेज। और ये किसमें होगा? आपके पास ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। किसमें होगा? आपके पास ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। क्लियर? इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है? C6H12O6, ग्लूकोज का भी और फ्रुक्टोज का। क्लियर? सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमारा एंजाइम क्या होगा? यहाँ पर इनवर्टेज। अगर ये हमारे पास C12H22O11 दैट इज माल्टोस, अगर ये हमारा माल्टोस होगा तो इसका जो हाइड्रोलाइसिस होगा किसकी प्रेजेंस में होगा? माल्टेज की प्रेजेंस में होगा। और यहाँ पे क्या मिलेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लूकोज। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो रहेगा C6H12O6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इसका भी? C6H12O6। अगर हमारे पास सपोज कीजिए C12H22O11, ये हमारे पास है लैक्टोस।
इस लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वो किसकी प्रेजेंस होगी, लैक्टेज की प्रेजेंस होगी। किसकी प्रेजेंस होगी, लैक्टेज। और यहाँ पर एक क्या मिलेगा, ग्लूकोज, और एक क्या मिलेगा, गैलेक्टोज। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम है, C6H12O6। ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हमारा स्पेसिफिसिटी में सुक्रोज है तो सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस किसके प्रेजेंस में होता है, इनवर्टेज, ग्लूकोज फ्रक्टोज मिला। माल्टोज का जो हाइड्रोलाइसिस वो किसके प्रेजेंस में होता है, माल्टेज, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस किसके प्रेजेंस में होगा, लैक्टेज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ द गैलेक्टोज। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल हमें ग्लूकोज का मिलेगा, किसका मिलेगा, गैलेक्टोज का मिलेगा। मीन्स अगर हमारे पास रिएक्टेंट डिफरेंट है तो उसको कैटलाइज करने के लिए हमारे पास एंजाइम भी क्या है, डिफरेंट है। इस सुक्रोज को ये माल्टोज या लैक्टेज कैटलाइज नहीं कर सकते हैं, इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, इनवर्टेज। इट मीन्स सुक्रोज कैन कैटलाइज बाय इनवर्टेज, माल्टोज बाय माल्टेज और लैक्टोज बाय लैक्टेज। यानी एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक एंजाइम की रिक्वायरमेंट है। सेकंड हमारे पास है एफिशिएंसी। सेकंड हमारे पास क्या है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में क्या कहेंगे बच्चों, देखिए बात एफिशिएंसी का आती है, जैसे हमारा जो कैटालिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को कितना इंक्रीज करता था, 10 की पावर 10 टाइम्स। यानी एंजाइम्स आर मोर एफिशिएंट देन द कैटालिस्ट। जो एंजाइम्स हैं वो कैटालिस्ट से भी क्या है, मोर एफिशिएंट है। they can increase the rate of reaction up to 10 की पावर 20 टाइम्स। ये रेट ऑफ रिएक्शन को 10 की पावर 20 टाइम्स क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। यानी जब हम एंजाइम्स की बात करते हैं तो कैटालिस्ट से भी क्या होते हैं, मोर एफिशिएंट होते हैं। कैटालिस्ट से क्या होते हैं, मोर एफिशिएंट। वो तो कैटालिस्ट तो 10 की पावर 10 टाइम्स इंक्रीज करता था और एंजाइम कितना इंक्रीज करता है, 10 की पावर 20 टाइम्स। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर। देखिए हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्टिमम पीएच और जो टेम्परेचर होता है वो हमारे पास ऑप्टिमम पीएच कितना होता है, ऑप्टिमम पीएच इज 7.4 एंड टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। क्लियर। यहाँ पर ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर कितना होता है आपका, 7.4 या 37 डिग्री सेल्सियस। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमने थोड़ा सा गैप दे देंगे इसके लिए ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम कम से कम है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है बच्चों, इसके बाद हमें रिक्वायरमेंट है स्मॉल क्वांटिटी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी एंजाइम की हमारे पास क्या है, स्मॉल क्वांटिटी। व्हाट इज द स्मॉल क्वांटिटी। देखिए हमने स्पेसिफिसिटी को डिस्कस किया, उसके बाद हमने एफिशिएंसी को डिस्कस किया, एफिशिएंसी के बाद हमने ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर। अब है स्मॉल क्वांटिटी। स्मॉल क्वांटिटी देखिए बच्चों, हमारी जो बायोलॉजिकल रिएक्शन है इसका एक कॉमन से एग्जांपल देता हूं। जैसे हम घर पे दूध से दही का फॉर्मेशन करते हैं, यानी मिल्क को किस में चेंज करते हैं, कड़वे में चेंज करते हैं। तो देखिए उसके लिए हमें स्ट्रिक्ट मेटल की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम जामने बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए हमें 5 लीटर दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसमें कितनी छाछ का यूज करते हैं, 2 या 3 ड्रॉप्स का यूज करते हैं। मीन्स हमें एक स्मॉल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चों, अगर 5 लीटर हमारे पास मिल्क है उसको हमें कर्ड में चेंज करना है, दही में चेंज करना है, तो हमें जो छाछ की रिक्वायरमेंट होती है एज ए एंजाइम, वो हमें उसकी अमाउंट कितनी चाहिए, हमें 1 लीटर की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं हम उसकी 3 या 4 ड्रॉप की मैक्सिमम की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी। तो हमारी किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए जो हमारा एंजाइम होता है उसकी अमाउंट हमें क्या चाहिए, बहुत ही लेस। यानी टू कैटलाइज ए रिएक्शन amount of enzyme required very less। हम एंजाइम की रिक्वायरमेंट बहुत ही लेस है। यानी फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनिक एसिड,
वी रिक्वायर्ड कार्बोनिक एनहाइड्रस, वी रिक्वायर्ड कार्बोनिक एनहाइड्रस। हमें कार्बोनिक एसिड को डिकम्पोज करने के लिए हमें कार्बोनिक एनहाइड्रस की रिक्वायरमेंट होती है। यानी नाउ डिकम्पोजिशन ऑफ 36 million molecule of carbonic acid required 1 molecule of carbonic anhydrous। क्या कह रहा हूं बच्चों, यहां पर ध्यान से समझिए, यह हमारा कार्बोनिक एसिड है H2CO3, इसका हम डिकम्पोजिशन करते हैं। जब कार्बोनिक एसिड का जब हम डिकम्पोजिशन करेंगे तो किस में डिकम्पोज होता है, CO2 प्लस H2O में, CO2 प्लस H2O में डिकम्पोज होता है। क्लियर। और इस कार्बोनिक एसिड का जब CO2 प्लस H2O में डिकम्पोज करेंगे तो हमें कार्बोनिक एनहाइड्रस की रिक्वायरमेंट है, कार्बोनिक एनहाइड्रस। ठीक है। इसके अगर 36 मिलियन मॉलिक्यूल है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं बच्चों, तो उसके लिए सिर्फ इसका 1 मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है। कितने मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी, सिंगल मॉलिक्यूल। इसके 36 मिलियन मॉलिक्यूल और इसका कितना मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल। मींस इसके 36 मिलियन मॉलिक्यूल को इसके सिर्फ 1 मॉलिक्यूल की क्या होती है, रिक्वायरमेंट। इसका मतलब किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए एंजाइम की जो रिक्वायरमेंट वो क्या चाहिए, वेरी वेरी लेस। यानी जो कार्बोनिक एसिड है इसके 36 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, तो इसका मतलब कितने हो गए, 3 करोड़ 60 लाख मॉलिक्यूल हो गए ना। इसके 3 करोड़ 60 लाख मॉलिक्यूल्स को कैटलाइज करने के लिए कार्बोनिक एनहाइड्रस का सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल चाहिए। इट मींस किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए वी रिक्वायर्ड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द एंजाइम। हमें एंजाइम की वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर। यानी टू रिक्वायर्ड टू कैटलाइज ए बायोलॉजिकल रिएक्शन वी रिक्वायर्ड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ए एंजाइम। हमने बताया कि इसके 36 मिलियन मॉलिक्यूल, 3 करोड़ 60 लाख मॉलिक्यूल्स को कैटलाइज करने के लिए इसका सिर्फ 1 मॉलिक्यूल की क्या होती है, रिक्वायरमेंट। बच्चों में एक छोटी सी डेफिनेशन है, कोएंजाइम क्या होता है, व्हाट आर द कोएंजाइम, व्हाट आर द कोएंजाइम। जो कहता है कि एंजाइम की जो एफिशिएंसी है उसको और भी क्या करते हैं, इंक्रीज। यानी दो सब्सटेंस activate the active site of enzyme, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। जो एंजाइम की एक्टिव साइट को भी क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। दो सब्सटेंस एक्टिवेट द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। क्लियर। जैसे बच्चों हमने बताया कि प्रोटीन एक्ट एज एंजाइम, लेकिन वहां पर जो विटामिन है वो किस कवर करता है, कोएंजाइम का। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स है वो फूड एंजाइम है, लेकिन वहां पर विटामिन किस कवर करेगा, कोएंजाइम का। यानी प्रोटीन्स एक्ट एज एंजाइम बट सम पार्ट ऑफ विटामिन एक्ट एज कोएंजाइम। किस कवर करेगा, कोएंजाइम कवर करेगा। किस कवर करता है, कोएंजाइम। एक हमारे पास होता है पॉइजन या इनहिबिटर, पॉइजन या इनहिबिटर। पॉइजन इनहिबिटर क्या होते हैं, जो डीएक्टिवेट करते हैं एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम को, क्या करते हैं, डीएक्टिवेट। दो सब्सटेंस डीएक्टिवेट द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। जो एंजाइम की एक्टिव साइट को क्या कर देंगे, डीएक्टिवेट। यानी पॉइजन क्या होते हैं, इनहिबिटर क्या होते हैं, जो सब्सटेंस एंजाइम की एक्टिव साइट को क्या कर देंगे, डीएक्टिवेट कर देंगे। यानी दो सब्सटेंस डीएक्टिवेट द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, जो एंजाइम की एक्टिव साइट को क्या कर देंगे,
डीएक्टिवेट कर देंगे। क्या कर देंगे? डीएक्टिवेट। बच्चों वैसे एक हमारे पास लॉक की मैकेनिज्म है, उसका बुक से देकर डायग्राम बना लेंगे तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, उसमें थोड़ा डायग्राम का रोल है। क्लियर? उसमें एक एंजाइम होता है, एक सबस्ट्रेट होता है, ईएस ऐड हो जाते हैं, उसके बाद एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर प्रोडक्ट प्लस में हमारा एंजाइम वापसी क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। क्लियर? जैसे मैं नॉर्मली से आपको बता देता हूं, सपोज कीजिए हमारे पास एक लॉक की मैकेनिज्म एंजाइम के लिए। क्या होता है हमारे पास? लॉक की मैकेनिज्म फॉर एंजाइम। लॉक की मैकेनिज्म क्या होता है? देखिए, लॉक की मैकेनिज्म, जैसे इसको इस टाइप से डिस्क्राइब किया गया बच्चों हमारे पास। जैसे सपोज कीजिए आपके पास ये हमारे पास एक लॉक है। क्लियर? दैट इज द लॉक। और इसके हमारे पास ये आपके पास की है। क्लियर? अभी लॉक और की इन दोनों में यहां पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहां पर क्या बनता है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, उस केस में हमारे पास दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी। ये वैसे डायग्राम बच्चों बुक से देख के बना लीजिए, उसमें आपके पास ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके पास। क्लियर? उसके बाद क्या बनेगा? एंजाइम सेपरेट हो जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट प्लस एंजाइम आपका सेपरेट हो जाएगा। क्लियर? जैसे सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, ये हमारे पास क्या है? सबस्ट्रेट, और ये हमारे पास क्या होता है? एंजाइम। नॉर्मली बता देता हूं, ऐसा बुक से देख के बना सकते हैं इसको। सबस्ट्रेट एंजाइम क्या बनाएंगे? ईएस, दैट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्लियर? नेक्स्ट में क्या होता है बच्चों? ईएस हमारे पास है, ये क्या बना देंगे? ईपी, प्रोडक्ट। और नेक्स्ट में क्या होगा? प्रोडक्ट प्लस एंजाइम क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। ये हमारा क्या बन गया? प्रोडक्ट। और ये एंजाइम वापसी क्या हो जाएगा? आउट। यानी कोई भी एंजाइम में कैटालिस्ट हो, वो रिएक्शन को कैटलाइज करके और एट लास्ट रिएक्शन से क्या हो जाते हैं? आउट। बच्चों हमारे पास केमिस्ट्री कंप्लीट होगी। इसकी सब एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स रहेंगी ना के बराबर, उनको हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं इन अवर नेक्स्ट लेक्चर।